जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको जब पता ही है कि बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी जनवरी और फरवरी में के बीच होने की प्रबल संभावना है। अब वहीं बात कर लेते हैं कि SSCGD का भी एग्ज़ाम प्रस्तावित हो चुका है, जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और भी बात करते हैं, बिहार की कई सारी वैकेंसियाँ भी आने वाले हैं और जो भी एग्ज़ाम वैकेंसियाँ नई नई वैकेंसियाँ भी आने वाली है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और कई सारी वैकेंसियाँ, जैसे 10+2 जो है BSSC 10+2 भी आने वाले हैं। और बात करते हैं बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो GK GS से संबंधित 20 MCQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट PVI है, और उसके साथ हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डोज भी कराते हैं, जैसे कि हो गया आपको देश और दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं GK GS से संबंधित जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन, उसके लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपको SSCGD, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। SSC के लिए भी जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए। तो दोस्तों, आज एक क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बुरी संगत से आप महान भी बनते हो तो, और बुरी संगत से आप खराब भी बनते हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के एक्स्ट्रा डोज की। अब हम बात कर लेते हैं आज की क्लास के एक्स्ट्रा डोज में चीन के बारे में। जमीन का लालची चीन बहुत ही धोखेबाज है। चीन जो कि हम बात कर लेते हैं, ये जमीन का बहुत ही लालची है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वह 6 देश जिन पर चीन का कब्जा है। तो 6 देश कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं मैप पे सिरा दिख रहा है। पूर्वी तुर्किस्तान यानी सिंजियांग प्रांत जो पड़ता है यहाँ पे, तो पूर्वी तुर्किस्तान, यहाँ से यहाँ तक हो गया पूर्वी तुर्किस्तान, और यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं तिब्बत है जो भारत का में सटा हुआ है। अब वही बात करें दक्षिण मंगोलिया, यहाँ पे देख सकते हो दक्षिण मंगोलिया कहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है दक्षिणी मंगोलिया है। और वहीं बात करते हैं यहाँ पे ताइवान है, और वहीं बात करते हैं यहाँ पे नीचे में दिया गया है, देख सकते हैं आप हांगकांग और मकाऊ है। तो नीचे में क्या है, यह हांगकांग और मकाऊ है। यानी कि इन सभी देशों में हम बात करें तो इन सभी देशों में हम बात करें तो ये चीन जो है कब्जा करके बैठा हुआ है, यानी कि इन सभी देशों को हथिया के कब्जा करके बैठे हुए हैं। अतः ये सारे देश अगर मान लो कि अलग हो जाता है तो चीन देख सकते हो यहाँ पे इतना ही चीन बचेंगे, चीन के पास इतना ही क्षेत्रफल बचेगा, यानी कि बहुत ही छोटा देश बन के रह जाएगा। इन सारे देश को कब्जा के रखा है। ये कब्जा कैसे करता है, तो छोटे छोटे देश जो है, जो कमज़ोर देश है, जो गरीब देश है, उसको लोन देकर जो है अपना शिकार बनाता है, ताकि उसको लोन देने के बाद ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो उसको ज़मीन कब्जा लेते हैं, उसे हथिया लेते हैं। ये जो नीति जो है चीन का, बहुत ही चालबाज चीन का खराब है। इधर हमारे देश भारत में भी पहले पेंगोंग झील के में हुआ था हमारे भारतीय सेनाओं के भी जाबाज वीरों के साथ लड़ाई। वहीं बात कर लेते हैं अभी जो है ये त्रिक बिंदु है, यानी कि बात करें तो त्रिक बिंदु पॉइंट जो है भूटान और भारत चीन के बीच में, जो देश के बीच सिक्किम में जो वहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में 9 दिसंबर को लड़ाई हुआ है। भारतीय सेना और कुछ सैनिक जो है थोड़ा बहुत मामूली सा देखिए जख्म हुआ था। ये इनकी सारी जो है चालबाज है। चीन चालबाज की बात करें तो ये चाल है जमीन हथियाने का, यानी कि हाँ अब तो पहले वाला देश रहा नहीं भारत 1962 वाला, जो वो धोखे से लड़ाई करके ज़मीन हथिया लेगा। यानी कि भारत की भी कुछ ज़मीनें जो है ये हथिया करके बैठा हुआ है। तो ये जो है पहले वाला भारत 1962 वाला नहीं है, अब का भारत कुछ और है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब आज के क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो बात करते हैं परमैक्रिसिस को चुना गया है। ये आपको याद रखनी है। ये जो है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। अब वही बात करते हैं द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या होता है। द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण की हम बात करें तो यह
परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना है। परंपरा के साथ आधुनिकता का साथ होना, ये द्वंद्वात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है। वही बात करते हैं कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होना क्या किसका लक्षण है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का जो है दोनों का होना जो है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। वही बात करते हैं समाजवादी का, तो समाजवादी का आर्थिक संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है होगा और उत्पादन और वितरण की सारी गतिविधियां सरकार स्वयं करती है। ये सारे निश्चित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होगा किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो हम देख सकते हैं जीडीपी में निजी उपभोग, व्यय और सकल घरेलू निजी निवेश और वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, ये सारे के सारे तीनों के तीनों जो है मौजूद होते हैं। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार हम बात करते हैं, प्रथम भारतीय भानु अथैया थे। अब बात करते हैं भानु अथैया को वर्ष 1983 में कब मिला था? ये आपको याद रखना, 1983 में मिला था। फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार दिया गया था। किस लिए, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो किस लिए 1983 में इन्हें पुरस्कार दिया था? फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के काम करने के लिए इसे दिया गया था। वही बात करते हैं इसके बाद 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर को ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय जो था AR रहमान संगीतकार था और गुलजार था रसूल पुरी था, इसको दिया गया था। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑस्कर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कब से शुरुआत हुआ? तो 1929 में इसका शुरुआत हुआ था और यह अमेरिका देश के द्वारा यह ऑस्कर दिया जाता है। ये भी आपको याद रखनी है। अब वही बात करते हैं, किस तापमान पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? ये क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यानी कि -44 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान दोनों के में ये समान होते हैं। ये याद रखनी है, खूब पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। और कभी पूछ लेते हैं मानव जो का तापमान जो है, मतलब सेंटीग्रेड में बात करें तो 36.9 कभी दिया जाता है, यानी कि 36 या 37 पॉइंट भी कभी दे दिया जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस भी दे दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखनी है, तो डिग्री सेल्सियस में 37 या 36.9 पूछे जाते हैं। अब फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 पूछे जाते हैं, फ़ारेनहाइट दे दिया जाता है। अब केल्विन में पूछे तो कितना दिया जाता है? तो केल्विन में 310 केल्विन ये तापमान मनुष्य के शरीर का तापमान दिया जाता है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस के परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। तो कितने? 8 ही आपको याद रखने हैं। प्रत्येक आवर्त के अंत में उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 में उपस्थित है, यानी कि प्रत्येक आवर्त में जो है ये 7 आवर्त होते हैं कुल, ऐसे करके ये वाले जो होते हैं ये आवर्त होते हैं। ये आवर्त की कुल 8वें यानी कि 18वें वर्ग होते हैं सबसे लास्ट में। तो इसमें जो है उत्कृष्ट गैस पाया जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे आपको उत्कृष्ट। अक्रिय गैस अत्यधिक अस्थायी होते हैं तथा समान स्थिति में रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो मच्छर द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो ये रेबीज की बात करें तो ये मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। और किसके द्वारा फैलता है? तो ये कुत्ता, यानी कि ये बात करते हैं संक्रमित रोग है, जैसे कुत्ता, बंदर, नेवला आदि जंतु रेबीज फैलाते हैं। यानी कि इन सारे जानवरों को काटने से आपको रेबीज फैल जाता है और जिसको रेबीज हो जाते हैं उसको पानी से डर लगने लगता है। क्यों? पानी से। ये भी पूछे जा सकते हैं आपको, पानी से डर किस रोग में लगता है? तो रेबीज में। ये आपको याद रखनी है। रेबीज में पानी से भय हो जाता है। उसके बाद मलेरिया की बात करें तो ये डेंगू ज्वर फैलेरिया मच्छर के काटने से होता है, यानी कि फैलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा। और मलेरिया बात करते हैं मादा यानी फ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। और फलेरिया की हम बात करें तो यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलेरिया फैलता है। ये आपको याद रखनी है। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की,
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो विकास 52, वो से 52, तो ऐसे ही आपको याद रखनी है। विकास 52 ऐसे 6 अगस्त 1952, ऐसे सिर्फ आपको याद रखनी है विकास 52, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए? सर्वोत्कृष्ट नमूने हमको अजंता एलोरा की गुफा से प्राप्त हुए, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मिलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता एलोरा की गुफा मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो पर्वत शिलाओं को तराशकर या काटकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम शासक द्वारा कराया गया था। एलोरा में बौद्ध, जैन, किसमें बौद्ध है, जैन है और हिंदू धर्म के जो है गुफाएं एक साथ विद्यमान मिलते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है, तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश की हम बात करें तो भारत है। अब विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बात करें चीन है, और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है। अब वही बात कर लेते हैं, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से किस में है? क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत जो है ये 7वें क्रम पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। और भारत में जनसंख्या का जो सबसे बड़ा देश है ही, विश्व में जनसंख्या सबसे ज़्यादा चीन में है, क्षेत्रफल में अपना भारत सबसे 7वें नंबर पर है। और पहले नंबर पे हम बात करें तो कौन से? रूस है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर रूस है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति मंदिर की हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और दिलवाड़ा का मंदिर बात करते हैं माउंट आबू राजस्थान में। मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। और श्री जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो ये पुरी उड़ीसा में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो यह उज्जैन महाकालेश्वर की मंदिर उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बात करते हैं देश प्रिय किनका उपनाम है? देश प्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है? ये देश प्रिय उपनाम से हम बात करें तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को जाना जाता है। देश प्रिय किनका उपनाम है? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को जाना जाता है, ये आपको याद रखें। अनुग्रह नारायण सिंह को है बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है। किसको? बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। अब वही बात कर लेते हैं देशबंधु, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और वही बात करें CF एंड्रूज को CF एंड्रूज को क्या किसके नाम से उपनाम से जाना जाता है? तो इसको दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है। और नेपोलियन जो है बात करते हैं तो नेपोलियन को इटली के एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है, नेपोलियन को। अब बात करते हैं जाटों ने किनके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो किनके विरुद्ध जो है विद्रोह किया था? यह हम बात करते हैं जाटों ने, तो यह किया था यानी कि औरंगजेब के समय हुए जाटों के विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था। किसने? गोकुल ने। जाटों ने किनके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? गोकुल ने किया था। तो जाटों के विद्रोह का नेतृत्व औरंगजेब के समय गोकुल एवं राजा राम ने किया था। किसने? राजा राम ने मिला, यानी कि इन दोनों ने मिलकर किया था। अब बात कर लेते हैं कि मथुरा के तिलपत क्षेत्र के एक साधारण जमींदार गोकुल था। और जाट नेताओं में थे गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, सूरजमल, बदन सिंह आदि थे। और औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। सिखों के 90 गुरु किसको? तेग बहादुर को औरंगजेब ने मारा था। ठीक है, ये याद रखना। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा भी बनाया था। अब बात करते हैं भारतीय नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय की बात करें तो राय के सहयोग से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था? तो इसने सती प्रथा का क्या कहते हैं समाप्त किया था 1829 में। राजा राम मोहन के सहायता से ही इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखनी है।
अब बात करते हैं इन्होंने राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो पहला स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। कब? 1930 में मनाया गया था। और 1929 में हम बात करें तो यह लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। यानी कि लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था इसी दिन रात में जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 12 बजे रात। यानी कि 12 बजे के बाद जो जब भी होगा तो ये 26 जनवरी ही आ जाता है, 1930 आ जाता है, लास्ट में इन्होंने फड़ाया था। अब बात करते हैं लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा गया था और इसी अधिवेशन में ही निर्णय लिया गया था कि इसी अधिवेशन में कब 1929 में ही निर्णय लिया गया था तो प्रत्येक 26 जनवरी को जो है क्या करना है तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम जो है पूरे भारतवर्ष में जो है स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया गया। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है 1950 से। अब वही बात करते हैं विदेश में भारत का झंडा सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। किसके द्वारा? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में अपना तिरंगा फहराया गया था। अब वही बात करते हैं किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन कहाँ किया गया तो INS कर्ण में किया गया। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू किया है तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। यानी कि दर्शन जब भी होगा तो अपने स्वदेश का दर्शन होगा तो पर्यटन ही जाएंगे वहाँ घूमने के लिए, तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हो गया। इस तरह आपको याद रखनी है। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे तो ये आपको याद रखनी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बर्मिंघम हो, टोक्यो पैरा ओलंपिक हो, इन सभी से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं PV सिंधु हो जाएंगे। ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु। अब वही बात करते हैं ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, यानी कि किस राज्य ने किस ब्लू ड्यूक तितली को, यानी कि ब्लू ड्यूक जो है क्या है? तितली है, इसे स्टेट बटर तितली घोषित किया है, राजकीय तितली घोषित किया है किस राज्य के द्वारा? तो यह सिक्किम राज्य के द्वारा किया गया है। अब वही बात करते हैं कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? 30 में अपना भारत करने जा रहा है, यानी 30 में नहीं 23 में करने जा रहा है। और 22 में कहाँ हुआ था? अगर 22 में पूछे तो कहाँ हुआ? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। बाली इंडोनेशिया में इसका अध्यक्षता किया गया था। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का जोड़ने का प्रयास करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। अगर PDF लेनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।